हाँ हाँ, बिल्कुल सही तो बोल रहा है। चलो, तो हेलो एवरीवन, हेलो। चलो, तो आगे की टॉपिक हम देखते हैं और थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। सभी लोग नोट्स बना लिया करो। और बाकी मैं देखती हूँ, कल शायद टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि कल हमारा ऑफिस ऑफ है। वैसे मकर संक्रांति का कल हमारा त्योहार है, तो इस वजह से कल ऑफिस का तो वैसे लीव रहेगा, गेस्टेड हॉलीडे है। लेकिन फिर भी हम लोग मैं देखूंगी, क्लास ये वाली क्लास चलेगी तो मैं ये वाली क्लास लूंगी। हाँ, कल क्लास नहीं हुई क्योंकि मैं बिजी थी दूसरे काम में, ऑफिस के बाहर मुझे जाना पड़ा, तो इस वजह से नहीं हो पाई। आज मतलब कल होएगी पक्का। और मैंने कल थोड़ा सा एरे के बारे में भी लिखवाया था ना इसमें, तो कल क्लास होगी वैसे। कल मैंने बताया ना कि कल की टाइमिंग थोड़ा चेंज रखेंगे क्योंकि मेरी वैसे तो हमारे ऑफिस का कल लीव है, लेकिन हम मैं पढ़ाऊंगी ये वाली क्लास, देखती हूँ। हाँ, ये ठीक है। चलो, तो टाइमिंग यही रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे ना, 3 बजे। 3 बजे रखेंगे, अब 3 बजे की क्लास टाइमिंग रखेंगे। पर मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दूंगी, अब वीडियो भी रिकॉर्ड करके मैं दे सकती हूँ, तो मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, 16 से एग्जाम। 16 के बाद कब है? 16 के बाद कब है? 16 के बाद 19 को है, और 19 के बाद फिर 20 और 21 लगातार है ना, लाइक इन मॉर्निंग, या वी कैन 19, 20, 21, 23। हाँ ठीक है, तो 19 को है ना, तो हम रख सकते हैं। कल तो रखेंगे पक्का, मॉर्निंग में रख देंगे। नहीं, मॉर्निंग में नहीं रख सकते बिकॉज कल हमें थोड़ा हॉस्पिटल जाना है, हमारे एक अंकल से रिलेटेड कुछ काम है। और कल 3 बजे रखेंगे। पर 20 और 21 कल के बाद, कल के बाद 16 के बाद 17, 18 को भी मैं पढ़ा दूंगी। उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोस भी दे देंगे, जिस दिन पीएचपी की क्लास रहेगी उस दिन सारी देख लेना। चलो, तो सबसे फर्स्ट इसमें हमें देखने की जरूरत है, इसमें हमें देखने की जरूरत थी एरे के बारे में। देखो, जब भी हम बात करते हैं एरे की, पीएचपी में एरे बहुत सिंपल है। एरे की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं, एरे क्या है? एक वेरिएबल है। एरे क्या है? एक कलेक्शन टाइप का वेरिएबल है। अब फिलहाल ऊपर मैंने लिखवाया था, आप सबने लिखा भी होगा, पर समझाने के लिए एक बार फिर मैं लिख रही हूँ। एरे इज अ कलेक्शन टाइप वेरिएबल। एरे इज अ कलेक्शन टाइप वेरिएबल। कलेक्शन टाइप वेरिएबल से हम क्या समझते हैं? कलेक्शन टाइप वेरिएबल से हम ये समझते हैं कि जहां हम एक ही वेरिएबल के हेल्प से कई सारे मेमोरी लोकेशंस को रिफर कर सकते हैं। वेयर वेयर अ सिंगल वेरिएबल वेयर अ सिंगल वेरिएबल इज एबल टू एक्सेस where a single variable is able to access more than one memory spaces where each memory space each memory space can have a value। आप लोग एग्जाम में कैसे लिखते हो? हिंदी में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो?
एग्जाम में आप लोग कैसे लिखते हो, हिंदी में कि इंग्लिश में? इंग्लिश में ना? हाँ। अच्छा, चलो। तो वेयर अ सिंगल वेरिएबल इज एबल टू एक्सेस मोर देन वन मेमोरी स्पेसेस। सो अब बात करते हैं कि कई सारे, हिंदी में लिखते हो, अच्छा चलो ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है। इंग्लिश में वैसे लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा तुम्हें वेटेज मिलेगा, और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हिंदी में लिखने लायक है नहीं। तो फिलहाल हिंदी में लिखेंगे तो हम पूरी तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जितना हम इंग्लिश में कर पाएंगे, ऐसा हमको लगता है। बट ये जिसको लगता है कि सेंटेंसेस को फ्रेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हैं। पर बातें जब आपको के दिमाग में है तो आप हिंदी में लिखो, आप इंग्लिश में लिखो, कैसे भी लिख सकते हो। तो देखो, प्रैक्टिकल करने का यही फायदा है कि प्रैक्टिकल कर लिया एक बार, जब बात समझ आ गई तो उसको फिर हम अपने हिसाब से बना बना के लिखते हैं। तो एरे के हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल के हेल्प से कई सारे मेमोरी लोकेशंस को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग में, हम पीएचपी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास कई सारे तरीके, प्रोग्रामिंग में हमारे पास कई सारे तरीके के कलेक्शन टाइप के वेरिएबल्स बनाए गए। जैसे अगर अभी आप जावा पढ़ो, या आप सी शार्प पढ़ो, या ऐसी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ो, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इन अदर प्रोग्रामिंग, मैं पीएचपी की बात नहीं कर रही हूँ, अदर प्रोग्रामिंग में आपको लिस्ट नाम का एक कलेक्शन टाइप का डेटा टाइप मिलेगा, आपको डिक्शनरी नाम का एक कलेक्शन टाइप का डेटा टाइप मिलेगा। आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आपने स्टैक क्यू के बारे में सुना होगा, ये भी एक डेटा टाइप है। तो है ना, तो इस तरीके से जैसे आप पाइथन पढ़ोगे, वहां आप टपल का नाम सुनोगे, लिस्ट सुनोगे, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स हमारे पास हैं जिन्हें हम कलेक्शन टाइप के डेटा टाइप्स कहते हैं। मतलब कि उस टाइप के जो वेरिएबल्स होंगे, जैसे एरे टाइप का वेरिएबल, जैसे लिस्ट टाइप का वेरिएबल, जैसे डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल, जैसे स्टैक टाइप का वेरिएबल, क्यू टाइप का वेरिएबल, ना ऐसे जो भी वेरिएबल्स होंगे ना, बुलाओ ना दे उसको। तो जितने भी इस टाइप के वेरिएबल्स होंगे, तो इन वेरिएबल्स के हेल्प से आप कंप्यूटर के एक नहीं, मोर देन वन मेमोरी स्पेसेस को आप रिफर कर पाओगे। रिफर करने का मतलब कि उसी वेरिएबल के हेल्प से आप कई सारे मेमोरी लोकेशंस को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि पहले मैंने बोला, सपोज कि एक स्पेस है, एक स्पेस का मतलब एक घर है, और जिसको हमने एक नाम दे दिया। मैंने कहा कि सपोज वो राम का घर है। तो इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास इस वर्ड मैप में एक जगह थी जिसको हम कह रहे हैं कि राम का घर है, राम हाउस के नाम से हम जानते हैं, राम होम के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अभी ये एक, हम इसको अपने प्रोग्रामिंग में ट्रीट कर रहे हैं किसकी तरह, वेरिएबल की तरह। तो जब भी हम इसको यूज करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में, इसका मतलब कि उस घर के अंदर जो हमारी वैल्यू होगी वो एक्सेस हो जाएगी, वो घर एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो मेमोरी स्पेस एक्सेस हो जाएगा। अब क्या हुआ कि ये एक प्रिमिटिव वेरिएबल है। ये किस टाइप का वेरिएबल है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है बेसिक डेटा टाइप, जैसे इंट, फ्लोट, ऐसे जो एक वैल्यू को इंडिकेट करता है। मैंने अब राम ने आगे क्या किया कि आगे राम ने कई सारे घर बनवा लिए, उसने उसके पास अब 5 घर हैं, उसके पास अब एक घर नहीं है, उसके पास अब 5 अपने अपने हाउसेज हैं। तो फिर एक ही, अगर मैं बोल रही हूँ राम का घर, दैट मीन्स कि हमारे पास एक वैल्यू नहीं है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं, हमारे पास कई सारे राम के घर हैं। उनमें से हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किस वाले घर पे जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोई ना कोई और तरीका यूज करना पड़ेगा। तो अब हमने बोला राम का घर, तो अभी हमारे पास एक नहीं है, एक वैल्यू नहीं है, 5 है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस वाले घर की बात कर रहे हो। तो जब भी हम कलेक्शन टाइप के वेरिएबल की बात करते हैं, तो वो कलेक्शन टाइप का वेरिएबल कंप्यूटर की कई सारे मेमोरी लोकेशंस को रिफर करता है। अब उनमें से हम किस मेमोरी लोकेशन पे जाना चाहते हैं, किस मेमोरी लोकेशन पे रखी वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, इसके लिए अलग अलग कलेक्शन में अलग अलग तरीकों का यूज किया जाता है।
जैसे अगर आप डिक्शनरी पढ़ोगे तो वहां पे हर मेमोरी लोकेशन का एक की बनाया जाता है, फिर हम डिक्शनरी का नाम और की का नाम मिला के एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं। वैसे ही जब हम बात करते हैं एरे की, तो इंडेक्स का हम यूज करते हैं। इंडेक्स हमें वो जगह बताता है, फिक्स जगह जहां से हम एक वैल्यू को गेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अब राम के पास 5 घर हैं। अब क्या है, राम के पास 5 घर है, जिसका नाम उसने रखा है, उसका नाम उसने रखा है बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 4, बिल्डिंग ऐसे करके। तो अभी राम के पास जो है वो एक घर नहीं है। अब कितने घर हैं उसके पास? 5 है। ये सारे उसी के घर हैं, जिसका ये अलग अलग नाम है। अब हम किस बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि कि किसके घर जाना चाहते हैं पहले ये बताना पड़ेगा। हमने कहा राम, लेकिन सिर्फ राम का घर कह देने से आप एक बिल्डिंग तक नहीं पहुंच जाते। राम कहने के साथ ही साथ आपको वो इंडेक्स भी बताना पड़ेगा। इंडेक्स का मतलब कि जितनी भी मेमोरी लोकेशंस को ये रिफर करता है, हर एक मेमोरी लोकेशन को ये अलग अलग इंडेक्स दे देता है। मतलब बिल्डिंग 1 का मतलब है 0 हाउस, बिल्डिंग 2 का मतलब है 1 हाउस, बिल्डिंग 3 का मतलब है 2 हाउस, बिल्डिंग 4 का मतलब है 3rd हाउस, और बिल्डिंग 5 का मतलब है 4th हाउस। अब कहा कि कहाँ जाना है आपको, किस बिल्डिंग पे जाना है? हमने कहा कि राम के 0 वाले हाउस पे जाना है। राम के किस घर पे जाना है? 0 वाले हाउस। मतलब हम किस पे पहुंच गए? बिल्डिंग 1 पे। मैंने कहा कि मुझे राम के 1 वाले हाउस पे जाना है, इसका मतलब हम कहाँ पहुंच गए? हम बिल्डिंग 2 पे पहुंच गए। ये बात समझ आ रही है सभी को? रिप्लाई कर, ये बात समझ आ रही है सभी को? हाँ, तो हम एरे के ऐसे ही हम लोग एरेज बनाते हैं, और एरे के हेल्प से हम एक ही साथ एक वेरिएबल के हेल्प से मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के कई सारे, कंप्यूटर की मेमोरी के कई सारे एड्रेसेस को रिफर कर पाते, एक्सेस कर पाते। तो एक साथ हमने वेरिएबल, अब हम एरे का वेरिएबल बनाएंगे कैसे? पहली बात ये आती है, हमने कहा सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन एरे। सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन वन डायमेंशनल एरे। पहले हमने इससे पहले मैं एरे के बारे में बता चुकी थी, अब मैं बताने जा रही हूँ वन डायमेंशनल एरे के बारे में। इसमें मैं बताने जा रही हूँ वन डायमेंशनल एरे के बारे में। तो मैंने कहा कि ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशनल एरे के बारे में। 3 तरीके का एरे होता है, वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे, एसोसिएटिव एरे और 2 डायमेंशनल एरे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसकी 1D एरे की। सो 1D एरे is the collection of multiple values multiple values multiple values is stored on different memory location, is stored on different memory location of computer, stored on different memory location of computer. 1D array 1D array initialize sequential memory space, sequential memory space, sequential memory space कुछ ऐसा नहीं है, इंडेक्स एरे को 1D एरे नहीं बोलते। इंडेक्स एरे में हम 2D एरे भी बना सकते हैं, और जिन्हें हम इंडेक्स के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं हम, आगे उसको देखने को मिलेगा। हाँ, ये भी कह सकती हो तुम कि 1D एरे को इंडेक्स एरे बोलते हैं। सो 1D एरे इनिशियलाइज सिक्वेंशियल मेमोरी स्पेस फॉर all its element, for all its element. So in 1D array, in 1D array, in one dimensional array, all array elements, all array element का मतलब है
कि एरे के पास जितनी उसकी वैल्यूज हैं, जितने अलग अलग वैल्यूज को उसने कंटेन किया, वो सब उसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं. ऑल एरे एलिमेंट्स इज स्टोर्ड इन अ रो. ऑल एरे एलिमेंट्स इज स्टोर्ड इन अ रो. वन डायमेंशनल एरे में सारे जो हमारे वैल्यूज हैं, सारे जो 1D एरे के एलिमेंट्स हैं, वो एक ही रो में सिक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं. अब जब भी हम एरे के बारे में पढ़ते हैं, हम दो तीन बातें पढ़ते हैं. जैसे हम जब भी वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, हम दो तीन बातें पढ़ते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे, उसमें वैल्यू कैसे रखेंगे, और बाद में हम उसे यूज कैसे करेंगे. बस इतनी बातें हमें पढ़ने की जरूरत होती है वेरिएबल के बारे में. क्या क्या कि वेरिएबल बनाएंगे कैसे, उसमें वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे, और बाद में जरूरत पड़ने पे उसे यूज कैसे करेंगे. सेम उसी तरीके से हमें एरे भी एक तरीके का वेरिएबल है, तो एरे के बारे में भी हमें यही दो तीन बातें जानने की जरूरत पड़ती है. तो अभी हमें पढ़ना है सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन एरे. सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन एरे. ओके, तो देखो, अब जब भी हमें एरे बनाना होगा, हम लिखेंगे डॉलर. डॉलर के बाद हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम, हम लिखेंगे इक्वल, और फंक्शन यूज करेंगे जो कि एरे क्रिएट करने का काम करता है. तो ये है पीएचपी के अंदर एरे टाइप का वेरिएबल बनाने का तरीका. ओके, सो इसमें प्रिंट अंडर स्कोर आर, पहले ये लिख लो. एरे is the predefined function of PHP that is used to declare a variable of PHP as an array which can store multiple values on different index. Okay, print underscore or predefined function, print underscore r predefined function is used to print an array, print a array type variable with all its element. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब दूसरा टॉपिक है हाउ टू स्टोर access a single value stored in array. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम एरे बना तो लिए, पर एरे में वैल्यू को रखेंगे कैसे, या फिर वैल्यू को यूज कैसे करेंगे, क्योंकि वेरिएबल का इतना ही काम है, एक मेमोरी स्पेस बना लेना, उस मेमोरी पे एक वैल्यू को रखना, जरूरत पड़ने पे उस मेमोरी में से वैल्यू को फेच करना और उसको प्रोग्राम में यूज करना. बस एक वेरिएबल का इतना ही काम. एरे भी एक वेरिएबल है, उसका भी इतना ही काम है. इको से नहीं कर सकते, बिकॉज इको इज यूज टू प्रिंट स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज, बट एरे इज नॉट अ स्ट्रिंग. ओके, तो एरे एक सिंगल इको एक सिंगल स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू या कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है. उसमें कोई वेरिएबल इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, ये सब भी आ सकता है. बट जब भी एरे को प्रिंट करना विथ ऑल इट्स एलिमेंट, प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज किया जाता है. जब भी हम लोग एरे पढ़ते हैं, एरे बड़ा सिंपल है. एरे जब भी हम पढ़ते हैं तो या जब भी हम वेरिएबल पढ़ते हैं तो हम बस इतना ही पढ़ते हैं. वेरिएबल बनाए, पीएचपी में आपने वेरिएबल पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा डॉलर के साथ वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है. फिर हम वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे, वैल्यू स्टोर करना है तो इक्वल लगाएंगे, वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है.
फिर हमें जब कभी यूज करना होगा वेरिएबल को तब क्या करेंगे, फिर वही करोगे, डॉलर लिखोगे, वेरिएबल का नाम, वो वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे ही एरे में भी बस यही बातें पढ़ना है कि एरे बनाएंगे कैसे, बनाने को कहते हैं डिक्लेयर करना, डिक्लेयर कैसे करेंगे। फिर हम एरे को एरे में वैल्यू को, अब आप कह रहे हो कि एक ही एरे में कई वैल्यू रखोगे, तो रखेंगे कैसे, और फिर हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे। तो वैल्यूज वैल्यूज आर स्टोर्ड और फेच, और फेच हमने लिखा है, वैल्यूज आर स्टोर्ड और फेच, और फेच का मतलब है कि स्टोर भी की जाती हैं और या फिर फेच भी की जाती, कैसे, वैल्यूज आर स्टोर्ड और फेच फ्रॉम एन एरे बाय यूजिंग इट्स इंडेक्सिंग, बाय यूजिंग इट्स इंडेक्सिंग, बाय यूजिंग इट्स इंडेक्सिंग। मैंने लिखा डॉलर, मैंने लिखा ARR इक्वल्स टू एरे। तो कमेंट देते हैं, नाउ यू कैन यूज नाउ यू कैन यूज $ARR एज एन एरे टाइप वेरिएबल, एज एन एरे टाइप वेरिएबल। फिर मैंने लिखा $ARR ऑफ 0 इक्वल्स टू 30। मैंने लिखा नाउ योर एरे नाउ योर एरे हैज वन एलिमेंट ऑन 0 इंडेक्स। फिर मैंने लिखा इको और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। अब इको के बाद क्या हम $ARR लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इको के बाद क्या हम $ARR लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि $ARR कोई सिंगल वेरिएबल नहीं है, इसमें एरे है। इको के हेल्प से आप एरे नहीं प्रिंट करा सकते, लेकिन मैं बोलूं कि एरे का 0 इंडेक्स क्या है, तो मैं कहूंगी एक सिंगल वेरिएबल है, तो इसे आप इको के साथ लिख सकते हो। तो ये, और फिर मैंने लिखा हियर हियर यू आर प्रिंटिंग वैल्यू stored in printing value stored on 0 index of। बस यही तरीका है, इतना अगर आपको समझ आए तो फिर आपको समझ आता। मैम आपकी टाइपिंग बहुत तेज है, हाँ टाइपिंग तेज है, 10 साल से यही कर रहे हैं, अब भी तेज नहीं होगा तो कब होगा। कर लिया। लिख लिया इसको। ओके, तो वेरी गुड। तो इस तरीके से अगर आपको बस ये बातें समझ आती हैं, ये बातें बस समझ आती हैं, तो इसका मतलब कि आप समझ गए कि जो है एरे है, एरे को बनाएंगे कैसे। पहली बात, जो जिस भी लाइन को हमने डबल स्लैश से स्टार्ट किया है वो कमेंट है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो एरे को बनाएंगे कैसे, फिर एरेज में वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे, और फिर हम किसी भी एरे में स्टोर की गई वैल्यू को प्रिंट कैसे कराएंगे। बात ध्यान देने वाली है कि पहले हम वेरिएबल बनाते हैं, फिर उसमें वैल्यू रखते हैं, और फिर बाद में हम जाके उस वैल्यू को यूज करते हैं। जैसे कि जैसे कि हम पहले अपना घर बनाते हैं और फिर हम उस घर में रहना शुरू करते हैं, और फिर कोई भी हमें बुला सकता है हमारे घर के नाम से, हमारे नाम से, ऐसे। तो ठीक उसी तरीके से अब डायरेक्ट हम रहना नहीं शुरू कर सकते, या फिर इस तरीके से। तो ये जो हमारा वेरिएबल है वो कंप्यूटर की मेमोरी में भी एक घर बनाने का तरीका है, जहां हम एक वैल्यू को रख सकते हैं और उसे बाद में जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं। तो अभी हमें देखना है इसी का एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा PHP और मैंने ये लिखा, मैंने इसे सेव किया, और मैंने इसे सेव किया HT docs, हाँ ठीक है, सही तो एक्सेस हो रहा है।
तो htdocs के अंदर p12 तक बना हुआ है, मैंने लिख दिया p13.php और मैंने इसको, अच्छा 13 पहले से है क्या, तो 13 को हटा के हम 14 कर लेते हैं, ठीक है। तो p14.p, अब मैंने बोला कि मैंने लिखा $a इक्वल्स टू 4, ये एक सिंगल वेरिएबल है, ये एक प्रिमिटिव वेरिएबल है, लेकिन यही मैंने लिखा $a इक्वल्स टू एरे। अब जो $a है वो एरे टाइप का वेरिएबल है और हम लिखेंगे इको $a। देखो एरे पे हम बहुत सारे टास्क करते हैं, बहुत सारे तरीके के ऑपरेशंस करते हैं। फिलहाल कभी जब आपको टाइम मिले, मैंने बार बार बोला है फुर्सत से, तो आप 1000 प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करें, कोई भी प्रोग्राम्स, आप 1000 प्रोग्राम्स बनाएं, कोई भी टॉपिक से ले लो, कोई सिंगल वेरिएबल पे काम करना, कलेक्शन पे काम करना, ऑपरेटर्स, अलग अलग ऑपरेटर्स को कैसे यूज किया जाता है उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाना, कंडीशनल अलग अलग स्टेटमेंट्स का यूज करके, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करके प्रोग्राम बनाना, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो आप 1000 प्रोग्राम बनाओ, फिर आपको ये चीजें समझ आने लगेंगी। फिलहाल जब तक आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हमें पढ़ने की जरूरत है बेसिक चीजें विथ थ्योरी, तो अभी आप इन चीजों को समझ सकते हो। हाँ, इसको कॉम्प्लेक्स टास्क के अंदर यूज करना, वो आपको प्रैक्टिस से बिल्कुल समझ आने लगेगा। तो मैंने लिखा इको $a। अब बताओ क्या ये प्रोग्राम सही है कि गलत है, क्या ये प्रोग्राम सही है कि गलत है? सही है, अभी कुछ देर पहले बताया था। तो अभी मैं इसको रन कराती हूँ। मैंने रन कराया, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद मैंने टाइप कर दिया किस नंबर का प्रोग्राम था ये, p14.php, तो मैंने लिख दिया p14.php और रन करा, और ये एरर है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, मतलब कि इको में जो प्रिंट कराया है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग तो है, एरर हो गया। तो नेट, अभिषेक, ओके, तो ये एक तरीके का एरर हो गया है अभी फिलहाल। तो अभी मैंने क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रिंट अंडर स्कोर आर, और फिर इसमें हम किसी भी एरे टाइप के वेरिएबल को रख सकते हैं। और एक बार फिर से मैं इसी को रिफ्रेश कराती हूँ, आप देखोगे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन जरूर ये एरे लिख के दे रहा है कि अभी जो आप प्रिंट करा रहे हो ये एक एक्चुअली क्या है, एरे। अब बात आती है कि, हाँ, अब बात आती है कि हम जब भी बात करते हैं, अब जब भी हम बात करते हैं एरे की, तो हम एरे में एलिमेंट्स, एरे डिक्लेयर तो कर लिया, एरे टाइप का वेरिएबल, पर एरे में एलिमेंट्स को हम कई तरीके से रख सकते हैं। एक, हम जब एरे, एक वेरिएबल को एरे टाइप का डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी टाइम पे हम इसके एलिमेंट्स पास कर दें, एक ये भी तरीका है। और क्योंकि पीएचपी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं डेटा टाइप का या फिक्स टाइप का, तो यहाँ आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ये सब एक एरे के एलिमेंट्स माने जाएंगे। तो एक ये भी तरीका है हमारे पास एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करने का, और फिर इसको हम जब रन कराएंगे तो यही जो हमने एरे के एलिमेंट्स स्टोर किया है वो प्रिंट करके दे देगा कि भाई आपने जो एरे में एलिमेंट्स डाले वो 0 इंडेक्स पे 2 आया, 1 इंडेक्स पे 4 आया, 2 इंडेक्स पे 5 एलिमेंट है, 3 इंडेक्स पे 6 है, 4 इंडेक्स पे 8 है, 5 इंडेक्स पे टेक फाइल है, 6 इंडेक्स पे 1 है। जो हमने ट्रू लिखा उसे ये 1 समझ रहा है, फॉल्स लिखेंगे 0 समझेगा। तो इस तरीके से अब मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू प्रिंट करानी है, पूरा नहीं, पूरा नहीं प्रिंट कराना है, तो ये पूरा किसको प्रिंट कराने से आया, ये पूरा ए को प्रिंट कराने से आया, डॉलर ए था या $ARR था, हाँ $A था, ये पूरा किसको प्रिंट कराने से आया, $A को प्रिंट करा, यहाँ देखो ना, ये किसको प्रिंट कराया गया, ए, तो ए को प्रिंट कराने से पूरा आया। मैं कह रही हूँ इसका मुझे सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, ये चाहिए, तो क्या लिखना चाहिए, तो मुझे लिखना चाहिए वो एरे का नाम, और फिर उसका एक इंडेक्स यूज करना चाहिए, कौन सा, 4। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो सिर्फ एक वैल्यू आएगी जो पर्टिकुलर उस इंडेक्स पे स्टोर की गई रहेगी। तो
हम ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम पहले एक वेरिएबल को एरे टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में हम उसका एक एक इंडेक्स गेट कर करके, मतलब $a(0) लिख के इस पे भी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फिर $a(2) लिख के, सॉरी $a(2) लिख के, ऋतिक बात कर लो, किसी का कॉल आ रहा है। $a(2) लिख के हम इस पे भी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। $a(1) लिख के इस पे भी कोई वैल्यू असाइन, तो ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 0, 1, 2, ये सब जो लिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब एरे का इंडेक्स है। ये सब क्या है, ये सब एरे का इंडेक्स है। अब हम चाहें तो हम पूरे ए को, मतलब पूरे एरे को भी प्रिंट करा सकते हैं, या फिर एरे का कोई एक एलिमेंट प्रिंट कराना हो तो लिख देंगे इको एरे का नाम, और फिर उसके बाद लिख देंगे एरे की किस इंडेक्स को प्रिंट कराना है, बस हो गया। तो आप जब इसको रन कराओगे तो आपको पर्टिकुलर एक इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। अब मुझे बताना, क्या यहाँ हम एरे ऑफ 3 लिख सकते हैं क्या? नहीं, अभी एरे के अंदर 3 इंडेक्स ही नहीं है, तो आप उसको यूज भी करोगे तो वो एरर ही आएगा, अनडिफाइंड एरे की। मतलब ये जो 3 को आपने इंडेक्स की तरह यूज किया है, ये जो है क्या है, गलत है। तो इस तरीके से हम एरे बनाते हैं, एरे में वैल्यू को स्टोर करते हैं और फिर टाइम आने पे हम उस वैल्यू को यूज करते हैं। बात समझ आ रही है? अब इस टाइप की देखो, तो इसी टाइप का जब हम 1 डायमेंशनल एरे अगर आपको समझ आए तो आपको सब समझ आएगा। आपको 2D एरे भी समझ आएगा, आपको एसोसिएटिव भी समझ आएगा, सब समझ आएगा। तो बात आती है कि अब ये हो गया हमारे पास। मैंने कहा कि हमें क्या करना है, हमें एरे के अगर सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, अगर हमें एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट कराने, हाउ टू एक्सेस ऑल एलिमेंट्स, हाउ टू एक्सेस ऑल एलिमेंट्स, हाउ टू एक्सेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो हम कहेंगे कि बाय यूजिंग फॉर ईच लूप। आप इसे यूज कर सकते हो कैसे? फॉर ईच लूप को अगर लगाओगे तो एरे के सारे एलिमेंट्स एक एक करके आपको मिलने लगेंगे। तो फॉर ईच लूप हम लगाते ही तब हैं जब हमें एरे के सारे एलिमेंट शुरू से लेके लास्ट तक चाहिए होते हैं, और उनपे जब हमें कोई टास्क करना होता है तो हम फॉर ईच लूप का यूज किया करते हैं। तो तो हाँ, तो हम फॉर ईच लूप का यूज किया करते हैं। तो फॉर ईच लूप क्या करता है, एरे के एक एक एलिमेंट को एक्सेस कराने का काम करता है। जब भी हमने एरे में 6 एलिमेंट 8 एलिमेंट स्टोर किए और मुझे सारे एलिमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे स्टार्टिंग का 2 ही चाहिए, 3 ही चाहिए, बीच के 2-3 चाहिए, तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो फॉर ईच लूप को कैसे यूज करते हैं? फॉर ईच लूप को यूज करने के लिए, जैसे एक बार एरे बना दिया, उसमें जब वैल्यू को स्टोर करा दिया, तब तुम चाहो तो फॉर ईच लूप लगा सकते हो। कैसे? ऐसे हम लिखते हैं फॉर ईच, यहाँ हम लिखते हैं कलेक्शन, फिर हम यहाँ लिखते हैं एज, फिर हम यहाँ लिखते हैं वेरिएबल टू स्टोर एलिमेंट। यहाँ वेरिएबल किस काम के लिए होता है? एलिमेंट जो ये रिटर्न करेगा एक एक करके, उसे स्टोर करने के लिए। तो अब ऐसे ही यूज कर लो, लिखो फॉर ईच, और कलेक्शन हमारे पास कौन है? एरे है। क्या नाम है उसका? ए नाम है उसका। तो लिख दे फॉर ईच $a, और यहाँ लिख दे एज, और जो ये ए एरे में से एक एक एलिमेंट को रिटर्न करेगा, उसको स्टोर करने के लिए कोई भी वेरिएबल बना लो। जैसे लिख दिया डॉलर एलिमेंट, ELE लिख दिया, चलो। और फिर क्या होगा कि ये लूप जो है अपने आप इस एरे के एक एक एलिमेंट को निकालेगा और इस वेरिएबल में स्टोर करता जाएगा, और जितने एलिमेंट्स इस एरे के अंदर, कलेक्शन के अंदर होंगे, उतनी बार ये आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। मैं प्रिंट करके दिखा देती हूँ। मैंने लिख दिया ई को ELE, और फिर मैं इसको अगर एग्जीक्यूट कराऊंगी तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि एरे के साथ, इसके साथ मैं कॉन्केट कर दे रही हूँ ब्रेक लाइन, ताकि हर एक एरे का एलिमेंट नई लाइन में प्रिंट हो, नहीं तो सब एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, हमें समझने में दिक्कत होगी। तो देखो 343 पहले प्रिंट हुआ, क्यों?
क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे था। फिर प्रिंट हुआ है 45, क्यों 45? बिकॉज ये इंडेक्स प्रिंट हुआ जिसके इसके बाद हमने इस इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर किया था। फिर प्रिंट हुआ है 56, जिस हिसाब से हमने स्टोर किया उसी हिसाब से इसने हमें एरेज को रिटर्न किया। तो फॉर ईच लूप एरे के हर एलिमेंट के लिए जरूर एग्जीक्यूट होता है, इस वजह से हमें जो है उसी हिसाब से फॉर ईच को यूज करना चाहिए जहां हमें इस टाइप के टास्क की जरूरत। तो हम एरे के ऊपर ये हमने टास्क देखा जो कि हम लोग यूज किया करते हैं। एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है और रियल प्रोजेक्ट्स वगैरह में इसको बहुत यूज किया जाता है। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास एक एरे है जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव एरे। और एसोसिएटिव एरे में बस इतना ही डिफरेंस है कि जहाँ पे ये एरे आप बना रहे हो और एरे में आप डायरेक्ट एलिमेंट को स्टोर कर रहे हो और इस एलिमेंट को ये अपने आप 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स पे स्टोर कर रहा है। वहीं अगर आप चाहो तो आप एसोसिएटिव एरे में जो एरे का इंडेक्सिंग है उसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू, उसे की असाइन करके भी उसकी इंडेक्सिंग बना सकते हो। इंडेक्सिंग जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिक वैल्यू, अब जैसे अगर हम दूसरी प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, अगर हम जावा में पढ़ेंगे या कहीं और पढ़ेंगे तो वहां पे फिक्स होता है कि एरे की जो एलिमेंट को स्टोर किया जाएगा या एक्सेस किया जाएगा वो इंडेक्स वाइज ही किया जाएगा। लेकिन पीएचपी में ऐसा नहीं है। पीएचपी में आप चाहो तो एरे के जो इंडेक्सिंग है उसमें आप किसी स्ट्रिंग वैल्यू को भी यूज कर सकते हो और उसी को हम एसोसिएटिव एरे के नाम से जानते हैं। तो वो हमें पहचानने में थोड़ा हेल्प करता है। जब भी की का नाम होता है इंडेक्सिंग तो हमको भूल नहीं पाते, उसे याद रखते हैं। तो इस वजह से याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एसोसिएटिव एरे अच्छा है। जैसे मैंने लिख दिया $एम्प्लॉय, मैंने लिख दिया $एम्प्लॉय और मैंने बना लिया एक एरे, मैंने बना लिया एक एरे। हम चाहें तो हम अलग अलग की बना लें। की जो होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। मैंने लिख दिया नेम, मैंने लिख दिया नेम और इस नेम पे हमने स्टोर करा दिया कोई वैल्यू, इस नेम पे हमने स्टोर करा दिया, जैसे मैंने नेम स्टोर करा दिया टेक फाइल। फिर हमने लिखा कॉमा और हमने बना, तो इस तरीके से अब इसमें फिलहाल एक ही एलिमेंट मैंने स्टोर किया। प्रिंट करके देखते हैं। मैंने लिखा इको और फिर मैंने यूज किया एरे का नाम और एरे के नाम के बाद मैंने यूज किया इसका की का नाम हमने दिया था क्या, टेक फाइल। तो सॉरी नेम। तो अब जब आप इसे रन कराओगे, मैंने इसका नाम दिया हुआ था शायद P15। तो अब जब आप इसे रन कराओगे आपको मिलेगा, जैसे यहाँ देखो मैंने P15 डाल दिया तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ प्रिंट होके आ रहा है क्या, टेक फाइल। तो ये की के हिसाब से हमने हर एक वैल्यू को एक की, अलग से की असाइन किया है और उस की के हिसाब से हम रखी गई वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी कीज बना सकते हैं। मैंने लिखा मोबाइल नंबर और फिर हमने इस पे स्टोर कर दिया कोई भी नंबर। मैंने लिख दिया 7007237006 और जब भी हमें मोबाइल नंबर की जरूरत होगी हम लिखेंगे ई को, पहले लिखेंगे एरे का नाम और फिर हम लिख देंगे की का नाम जो हमने यूज किया है और हमने लिख दिया मोबाइल नंबर और बस हो गया। और इस तरीके से हमारा एसोसिएटिव एरे बन के तैयार हो गया जहां पे हर वैल्यू की के हिसाब से स्टोर की जा रही है और एक्सेस की जा रही है। ओके, तो ये एसोसिएटिव एरे का एक एग्जांपल है। हम चाहें तो हम इसे 0 इंडेक्स, हम चाहें तो इसे 1 इंडेक्स पे भी स्टोर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है। तो अगर ऐसे करना है तो फिर वो 0 और 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ऐसे करना है तो भी कर सकते हो। यही जो है वो एसोसिएटिव एरे का काम है। तो एसोसिएटिव एरे क्या है, एसोसिएटिव एरे लिख लो इसके बारे में भी थोड़ा सा। एसोसिएटिव एरे, एरे इज एन एरे, एसोसिएटिव एरे इज एन एरे एसोसिएट, क्या बोल रहे हूँ, क्लास कब खत्म होगा, थोड़ी देर में होगा। थोड़ा मेरा एक काम है, एक प्रोजेक्ट का आज प्रेजेंटेशन है, जल्दी खत्म करेंगे। चलो
तो एसोसिएटिव एरे क्या है? एसोसिएटिव एरे इज एन एरे वेयर ऑल एलिमेंट्स हैज डिफरेंट की. सो इन एसोसिएटिव एरे, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन एसोसिएटिव एरे all array elements are stored on keys, and you can access values by using array name, और इसके बाद आप लिख सकते हो key ऐसे. So associative array is easy to use and easy to remember for user that he can remember value by key, because string value is easy to remember. ओके, तो एसोसिएटिव एरे हमें यही एक ऑप्शन देता है कि जरूरी नहीं है कि आप एरे में रखे गए एलिमेंट्स को इंडेक्स वाइज ही एक्सेस करो. अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है कि किस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू रखा गया है, तो आप चाहो तो आप वैल्यू को अलग अलग की के हिसाब से भी स्टोर कर सकते हो, फिर आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा. ओके, इसको भी लिख लेना. ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपना टास्क किया करते हैं. लिख लिया इसको. लिखो आराम से लिखो. ओके, चलो तो ठीक, चलो तो नेक्स्ट एक और अच्छा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक. ठीक है, तो हम इनको यूज किया करते हैं. अब बात आती है जब टू डायमेंशनल एरे की. देखो, जब बात आती है टू डायमेंशनल एरे की, तो टू डायमेंशनल एरे क्या है? टू डायमेंशनल एरे एरे का कलेक्शन है. टू डायमेंशनल एरे क्या है? एरे का कलेक्शन है. जैसे 1D एरे क्या है? 1D एरे क्या है? 1D एरे इज द कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव एलिमेंट्स. प्रिमिटिव एलिमेंट्स का मतलब समझते हो? प्रिमिटिव एलिमेंट्स का मतलब समझते हो? मतलब 1D एरे के अंदर जो वैल्यूज हो सकती हैं वो किस टाइप की हो सकती हैं? वो हो सकती हैं इस टाइप की. 1D एरे कैन होल्ड इंट, कॉमा, फ्लोट,
कॉमा स्ट्रिंग, कॉमा बूलियन, कॉमा कैरेक्टर, टाइप, एलिमेंट। 1D एरे के अंदर इस टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन 2D एरे के अंदर हर एलिमेंट किस टाइप का हो सकता है? एरे टाइप का हो सकता है। तो 2D एरे, 2D array is the array of array. 2D array is the array of array. Array of array. Okay. 1D array is the array of elements. 2D array is the array of array. मतलब कि 2D array, 2D array can store, 2D array can store, 2D array can store, can store, uh, can store, can store different can store different arrays, can store different arrays on its different memory location या फिर different index। तो आपको जब आपके पास जब बहुत सारे arrays हो जाए, if you have multiple array, if you have multiple array and you want to integrate all the arrays into a single variable, into a variable it's 2D array। तो जब आपके पास बहुत सारे एरे हो जाएं और आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारे एरेज हो जाएं और आप चाहते हो कि मैं क्या कर पाऊं, हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे एरेज हो जाए और आप चाहते हो कि इन सारे एरे को मैं एक वेरिएबल में रख लूं, तो वही वेरिएबल किस टाइप का है? 2D एरे टाइप का है। तो हम ऐसे बना सकते हैं, देखो मैंने लिखा ऐसे और मैंने लिख दिया, मैंने बना दिया 2D एरे। कैसे बनाया? ऐसे मैंने लिखा $a इक्वल्स टू, अभी बना ही लेते हैं इसको, मैंने सोचा सिर्फ एग्जांपल लिख के बता दें, बट चलो, तो इसको सेव किया, P15 बन चुका है, P16.php। अब मैं कह रही हूं कि अगर हमारे पास एक एरे में बनाऊं और उसको मैं बना दूं किस टाइप का? एरे टाइप का। और उसके हर इंडेक्स पे जैसे ये पहला इंडेक्स है, मैं एक एरे बना दूं, मैंने लिखा एरे और इसमें कुछ एलिमेंट डाल दिए, कुछ भी डाल दिया, फिर मैंने लिखा कॉमा, फिर मैंने बनाया एरे और फिर मैंने इसमें भी कुछ एलिमेंट्स डाल दिया। अब मेरी बात समझना, जब मैं लिखूंगी, अभी मैंने लिखा प्रिंट _r और फिर मैंने लिखा $a। अब देखो क्या होगा, मैं इसे रन कराती हूँ और मैंने लिखा इस पेज का नाम है, इस प्रोग्राम का नाम है P16। तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये जो तुमने अभी अभी प्रिंट कराया $a, ये जो तुमने अभी अभी प्रिंट कराया $a, वो क्या है? एक एरे है। और उसके 0 इंडेक्स पे क्या है? एक एरे है। उसके 0 इंडेक्स पे क्या है? एक एरे है। अब इस एरे के अंदर भी 0 इंडेक्स है और इसके 0 इंडेक्स पे क्या है? 1 है। इसके 1 इंडेक्स पे क्या है? 3 है। इसके 2 इंडेक्स पे क्या है? 4 है। मतलब कि अब कोई मुझे बताए, इसको देख के कोई मुझे बताए कि अगर मुझे सिर्फ ये 3 चाहिए, अगर मुझे ये सिर्फ 3 चाहिए तो मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर मुझे ये सिर्फ 3 चाहिए तो मैं क्या लिखूं कि मुझे सिर्फ 3 रिसीव हो जाए? आप देख के बताओ। अगर सिर्फ मुझे 3 चाहिए तो मैं क्या लिखूं कि ये 3 हमें रिसीव हो जाए, मिल जाए? 0,3? नहीं नहीं नहीं, 0,3 नहीं, ये हो गया एरे। एरे का ये कौन सा इंडेक्स है? 0, जिसपे ये पूरा है। एरे का कौन सा इंडेक्स है? 0। तो पहले लिखेंगे एरे का नाम, फिर इसका पहला इंडेक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0 इंडेक्स। और फिर इसमें से कौन सा इंडेक्स चाहिए? तो 1 इंडेक्स। इसके थ्रू हम इसे गेट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको नहीं गेट कर सकते। क्या लिख सकते हैं? एरे का नाम, फिर इसका 0 इंडेक्स और फिर इसके अंदर
3 कौन से इंडेक्स पे है, 1, जिसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एरे का नाम ऑफ, एरे का नाम ऑफ 0 ऑफ 1, तो हमें मिल जाएगा कौन सा इंडेक्स, 3 इंडेक्स। और आकाश मौर्य, प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब जो वैल्यू आएगी, हाँ, तो अब मुझे बताना तुम सभी कि अगर मुझे सिर्फ ये 5 चाहिए, सिर्फ मैं 5 को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, वेरिएबल का नाम मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ मुझे 5 चाहिए तो मैं वेरिएबल का नाम क्या लिखूंगी। 0,0 नहीं भाई, 0,0 कैसे, एरे का एक, सही तो बताया, जैसे संध्या ने सही बताया, क्या लिखेंगे, एरे का नाम, एरे का ये पूरा कौन सा इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स पे ये पूरा एरे है, और इस एरे में से कौन सा इंडेक्स चाहिए, 0 इंडेक्स, तो क्या लिखेंगे, एरे का नाम विथ ऑफ 1 ऑफ 0। तो इस तरीके से 2D एरे में हर इंडेक्स पे क्या होगा, ध्यान दो, अगर ये डॉलर ए क्या है, डॉलर ए क्या है, डॉलर ए क्या है, 2 डायमेंशनल एरे है, डॉलर ए क्या है, 2 डायमेंशनल एरे है। मैं लिख रही हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर ए, तो ये क्या है, प्रिंटिंग ऑफ 2D एरे। और अगर मैं लिख रही हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ मैंने लिख दिया डॉलर ए ऑफ 0, तो अब ये क्या है, every index of 2D array is an array। 2D array का हर एक इंडेक्स भी क्या है, एक एरे है, मतलब डॉलर ए ऑफ 0 क्या है, एक एरे है, डॉलर ए ऑफ 0 क्या है, एक एरे है। और फिर मैंने लिखा इको डॉलर ए ऑफ 0 ऑफ 2 और 3 या कुछ भी, तो ये क्या है, प्रिंटिंग ऑफ, ये क्या है, ये है, हमने लिखा प्रिंटिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे। तो ये जो है, ये सिंगल वैल्यू की प्रिंटिंग है। हेलो, गुड इवनिंग, कौन, बताओ बताओ। अगर कुछ अच्छा लिखा है तो लगा ही दो, अभी मेरी क्लास चल रही है, थोड़ी देर में बताएं। ओके, हाँ, 2D एरे को मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से 2D एरे में हर इंडेक्स पे एक एरे स्टोर किया जाता है, और बाद में इंडेक्स वाइज उस एरे के अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है। तो इस तरीके से हमने ये एरे वाला पार्ट थोड़ा सा खत्म किया। अब मुझे बताना है, अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग की, अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा और मैं बता दूंगी डिटेल में, पर एक बेसिक बताती हूँ। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन है किसका, कैरेक्टर्स का। इन PHP, string should be enclosed within single quotes or double quotes। तो PHP के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड के अंदर होनी चाहिए। अब स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे लेंथ गेट करना है, कोई कैरेक्टर गेट करना है, स्ट्रिंग को ऐसे कट करना है या उसको ब्रेक करना है, ऐसे ये काम करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस, जिन्हें हम यूज करते हैं, और उन्हें आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने को मिल जाएगा। आज के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ फॉर्म के बारे में। अभी के लिए मैं बताना चाहती हूँ थोड़ा सा किसके बारे में, HTML फॉर्म के बारे में। HTML फॉर्म के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर फॉर्म का एक बहुत
इम्पोर्टेंट वो है जिसमें उप्स कॉन्सेप्ट तो हम लोग देख लेंगे, पर पीएचपी फॉर्म का के बारे में बहुत सारी बातें हैं और हमेशा इसमें से एक ना एक जो है क्वेश्चन आ ही जाता है। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कुछ खत्म कर लें, तो फिलहाल हम इसमें हमेशा क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ आ जाता है फॉर्म को लेके। तो कल अभी हम लोग देखते हैं एचटीएमएल फॉर्म के बारे में थोड़ी सी बातें। एचटीएमएल फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो एचटीएमएल फॉर्म यूज क्यों किया जाता है, मैं सबसे पहले बताऊं। एचटीएमएल फॉर्म इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फ्रॉम द वेब एप्लीकेशन। फॉर्म क्या है? HTML फॉर्म यूजर से, वेब एप्लीकेशन में यूजर से इनपुट लेने का एक तरीका है। ठीक है, कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो, बस 1 मिनट बाद हम इसे शुरू करेंगे। आह, चलो, तो हम बात करते हैं डेवलपमेंट में मोस्टली कौन सा एरे यूज होता है? 1D एरे ज्यादातर यूज होता है। तो देखो, HTML फॉर्म क्या है? HTML फॉर्म इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर फ्रॉम द वेब एप्लीकेशन। जैसे अभी तक आपने बहुत सारे वेबसाइट विजिट किए होंगे और आप सभी ने वेबसाइट्स पे अलग अलग काम भी किया होगा। तो जब भी आपसे अगर वेबसाइट कोई इनपुट चाहता है तो वो हमें क्या देता है? वो हमें फॉर्म देता है। जैसे एक वेब पेज हमें ब्राउजर पे दिख रहा है, क्या हम वेब पेज पे कुछ लिखना चाहें, हम जो यूजर हैं उसके, तो अगर हम वेब पेज पे कुछ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। जैसे ये एक वेब पेज हमें दिख रहा है, मान लो जैसे हमें दिख रहा है टेकफाइल.in। सपोज हमें ये दिख रहा है टेकफाइल.in। टेकफाइल.in पे मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ टाइप कर दूं, मैं कहीं कुछ लिख दूं अपने अपने तरफ से। मैं कौन हूँ? आई एम द आई एम द यूजर ऑफ टेकफाइल.in। I am the user of TechPile. What is TechPile.in? TechPile.in is a web application. तो हम इस वेबसाइट के यूजर्स हैं। मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे कुछ लिखूं अपने हिसाब से, मैं लिख पाऊंगी? मैं नहीं लिख पाऊंगी। लेकिन ओके, तो मैं नहीं लिख पाऊंगी। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर मुझे HTML फॉर्म कहीं मिल जाता है जहां इन लोगों ने HTML फॉर्म बनाया होगा, तो यहाँ मैं कुछ अपने हिसाब से लिख सकती हूँ, यहाँ मैं कुछ अपने हिसाब से लिख सकती हूँ। तो HTML फॉर्म क्या है? HTML फॉर्म हमें कुछ कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है, कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम यूजर से, अपने वेबसाइट के यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसे इनपुट लेके आगे अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। सो HTML form provides different form controls, different form controls that is used to take input from the user of web application by taking by coding we access the value entered by user, and we use this values in our वेब एप्लीकेशन। तो हम यूजर से वैल्यू लेते हैं और उस वैल्यू को आगे अपने वेब एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ओके, ये बात समझ आ गई? तो इसलिए हम लोग HTML फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं HTML में फॉर्म, ये PHP का कोडिंग नहीं है, इसको PHP के स्क्रिप्ट टैग के अंदर नहीं लिखना है, इसको नॉर्मल जैसे आपने बस .php की फाइल बनाई उसमें डायरेक्ट कोडिंग करेंगे इसकी। मैंने लिखा, एक पेज बना दिया, मैंने लिखा first.php, बस एक PHP की फाइल बनाई और डायरेक्ट इसमें फॉर्म बना रहे हैं। मैंने लिखा फॉर्म, सो फॉर्म टैग की ओपनिंग, फॉर्म टैग की क्लोजिंग, और इस फॉर्म टैग के अंदर हम बनाते हैं अपने कंट्रोल्स। सो ये सभी ने लिख लिया? ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, लगभग हमेशा ही पूछता है।
फॉर्म क्या है, या गेट पोस्ट मेथड क्या है, या गेट पोस्ट वेरिएबल्स क्या है, गेट पोस्ट का यूज कहाँ होता है, हमेशा पूछता है इसके बारे में। तो ये सब बातें तुम्हें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। हाँ, तो आ, तो देयर आर, यहाँ पे हम यूज करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं, ये HTML में कमेंट देने का तरीका है। तो इसमें मैं, सॉरी, ऐसे ये अलग बदल जाता है, थोड़ा सा ऐसे लिख लो। तो इसके अंदर हम लिखते हैं फॉर्म कंट्रोल्स। अब फॉर्म कंट्रोल्स क्या है? फॉर्म कंट्रोल्स हो सकते हैं कि फॉर्म टैग, we can create we can create different form controls, different form controls, different form controls in form tag, या within form tag, within form tag, that is used to, that is used to take input from user in different way, in different वे। जैसे कहीं पे यूजर को एक बॉक्स मिल गया, उस बॉक्स में यूजर कुछ लिख सकता है, वो क्या है? वो टेक्स्ट बॉक्स है। कहीं पे यूजर को एक लिस्ट मिल गई, उस लिस्ट में से वो कोई सेलेक्ट कर सकता है, वो क्या है? वो ड्रॉप डाउन है। कहीं पे यूजर को 2-3 बटन दिख गया, उसमें से किसी एक पे एक समय पे चेक कर सकता है, वो क्या है? वो रेडियो बटन है। कहीं पे यूजर को कई सारे जो है बटन्स मिल गए और उनमें से कई सारे को चेक कर सकता है, वो क्या है? वो चेक बॉक्स है। तो ऐसे कई सारे फॉर्म कंट्रोल्स मिलते हैं जिनके हेल्प से हम यूजर से अलग अलग तरीके से जो है इनपुट लेने का काम करते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसके अलावा हमें मिल जाएगा चेक बॉक्स, हमें मिल जाएगा रेडियो बटन, हमें मिल जाएगा बटन, और इन सभी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म कंट्रोल्स के नाम से जानते। फिर हमें मिल जाएगा बटन, और इस तरीके से हम लोग काम किया करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है फॉर्म्स बनाते हैं, उसके अंदर फॉर्म कंट्रोल बनाते हैं, और हम लोग यूज किया करते हैं इसको यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब इसमें हमारे पास जो है एक बटन होता है जिसे हम कहते हैं सबमिट बटन। एवरी फॉर्म हैव हैव अ सबमिट बटन, सबमिट बटन। सबमिट बटन का क्या काम है? सबमिट बटन इज यूज टू ट्रांसफर, is used to transfer all values inputted by user on server, inputted by user on server। जिस सर्वर पे आपका वेबसाइट रखा गया है, सबमिट बटन जैसे ही उस पे क्लिक किया जाएगा, वो पूरा का पूरा जो फॉर्म के अंदर डेटा यूजर ने भरा है उसे सर्वर पे वापस से ट्रांसफर कर देगा। मतलब कि किसी एक रिक्वेस्ट को कॉल करेगा और उस रिक्वेस्ट पे आपका वो डेटा जो फॉर्म में भरा था वो भी चला जाएगा। तो फिर जो भी जिस भी तरीके से आप चाहो वेबसाइट के अंदर, आप कोडिंग करके वो जो रिक्वेस्ट आपको मिल रही है उसमें आप उस फॉर्म को गेट करने, उस डेटा को गेट करने की कोडिंग लिख सकते हो। So submit button is used to transfer all values inputted by user on server. So by using PHP super global variables, by using PHP super global variables, we can access values 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 in web application and can use it। तो हम कोडिंग का यूज करके उन सर्वर पे ट्रांसफर हुई वैल्यूज को, वी कैन एक्सेस वैल्यूज दैट इज ट्रांसफर्ड, ऐसे लिख लो, दैट इज ट्रांसफर्ड ऑन सर्वर, दैट इज ट्रांसफर्ड ऑन सर्वर एंड कैन यूज इट। तो हम लोग इस तरीके से पहले फॉर्म टैग बनाते हैं, उसमें सबमिट बटन बनाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये सबमिट बटन के क्लिक करने पे डेटा किस रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर हो रहा है, और उस रिक्वेस्ट के अंदर जाके हम उस डेटा को गेट करने की कोडिंग लिखते हैं। और गेट करने का काम कौन करता है? सुपर ग्लोबल वेरिएबल करता है। बात समझ आई? तो इस तरीके का एक पूरा सिनारियो आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो फॉर्म टैग, उसका गेट पोस्ट मेथड, फिर उसकी वैल्यू को गेट करना,
ये सारा काम सुपर ग्लोबल वेरिएबल। अब सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या है? पीएचपी में कुल 6-7 तरीके के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, तो जिसमें सेशन, कुकीज, रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट और फाइल्स और ये सब आती हैं। इनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखें, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बोलने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है ठंडी की वजह से। तो कल हम आगे इसको देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और कल फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगी। उस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बस बता दूंगी, और बाकी सेशन, कुकीज और फॉर्म का गेट पोस्ट ये हम लोग देख लेंगे। तो कल की क्लास मैं देखूंगी, ले लूंगी जरूर, और उसमें मैं इसको खत्म करने की कोशिश। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और बाकी हम लोग कल मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ, ठीक है, बाय, थैंक यू।